हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। आई होप सो आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की तैयारी में जो क्लासेस चल रही थी उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में दूसरा आपका टॉपिक है वैदिक काल, वैदिक पीरियड्स, वैदिक इराज। ये जो है इसमें आपको कम से कम एक या दो क्वेश्चन आपका आने की संभावनाएं बनी हुई हैं, और जिस सोर्स से मैं आपको ये करा रही हूँ उससे बेहतर सोर्स मुझे नहीं लगता आपको कहीं भी पूरे यूट्यूब पे आपको मिल सकता है। यूट्यूब क्या, कहीं भी आपको इतना कंसाइज नोट्स मिल सकता है। समझने का प्रयास करें क्या होता है वैदिक काल। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसका पतन हो गया, कई कारणों से बताया गया कि उसको कैसे पतन हो गया। किसी ने बताया बाढ़ आने के कारण हो गया, किसी ने बताया कि भूकंप आ गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जो अस्तित्व में आई पहली सभ्यता कौन सी थी, जो पहली सभ्यता कौन सी अस्तित्व में आई? वैदिक संस्कृति या वैदिक काल। वैदिक संस्कृति। तो वैदिक संस्कृति में दो चीज़ें हैं, एक तो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक तो या वैदिक काल कह सकते हैं या ऋग्वैदिक काल कह सकते हैं, और दूसरा उत्तर ऋग्वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल क्या होता है, इसमें कौन कौन सी घटनाएं घटी, किन किन चीज़ों को हमको जानकारी मिली, आइए शुरू से समझते हैं क्या होता है वैदिक काल में। वैदिक पीरियड में क्या क्या चीज़ें हमको मिली। ठीक है, तो ऋग्वेद और उत्तर वैदिक भागों के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, वैदिक काल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वेद हैं, हम सभी को पता होगा हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक, तो जो ब्राह्मण का में वेद सबसे पुराना है, ब्राह्मण वेद सबसे पुराना वेद है। अब आप कहोगे ब्राह्मण कहाँ से आ गया? आपने तो चार ही वेद बताए, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये जो ब्राह्मण वेद है ये इन्हीं के अंतर्गत आता है, इन्हीं का पार्ट है। ठीक है, तो जो वेद हैं हमारे उनमें सबसे पुराना कौन सा है? ब्राह्मण वेद। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद मतलब, वेद का अर्थ होता है जानना, किसी भी चीज़ को, किसी भी विषय को, किसी भी चीज़ को, उससे संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनको जानना। वेद का अर्थ है जानना। यानी कि वैदिक संस्कृति के संस्थापक कौन थे? आर्य थे। आर्य जो कि एक जाति मानी जाती है, जाति का समूह था जो कि संस्कृत भाषा, आर्य शब्द जो है कहाँ से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया है, जो भाषाई समूह का पर्याय होने के साथ साथ श्रेष्ठ यानी कि उच्च, बड़े, अभिजात्य व स्वतंत्र स्थिति को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? वेद। ठीक है, आर्य जिसे हम आर्य कह रहे हैं, आर्य लोग थे। आर्य एक तरीके से एक कास्ट थी जो कि हमारे इंडिया में आई थी, और इन्होंने क्या करा? इन्होंने भारत में आने के बाद में यहाँ पे अपनी रुके, यहाँ पे उन्होंने संस्कृति अपनी डेवलप करी, यहाँ पे चीज़ों को देखा कैसे चीज़ें हैं, फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना विकास किया, और भारत देश में रह कर के कई सारी चीज़ें उन्होंने बताई कैसे क्या होता है। तो उसी में से जो है आर्यों का मूल निवास कहाँ था? विद्वान जो हैं हमारे वो क्या कहते हैं? अविनाश चंद्र जो कि एक विद्वान है, ये आपको हाईलाइट कर देते हैं, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। ठीक है, अविनाश चंद्र हैं, उन्होंने क्या कहा? मूल निवास कहाँ था? सप्त सैंधो। सप्त सैंधो का मतलब होता है 7 नदियों का समूह, या 7 नदियाँ जो थीं उनके आसपास ये लोग पाए गए। कौन? आर्यजन। वहाँ पे चूँकि पहले के लोग नदियों के किनारे ही अपना जीवन यापन कर सकते थे, इसके अलावा कहीं नहीं कर सकते थे। नदियों के किनारे उनको खेती करने में आसान होती थी, उनको पीने के लिए, उनको जानवरों के लिए, किसी भी काम के लिए पानी की ज़रूरत होती थी, तो फिर वो नदियों के किनारे किनारे ही बसते थे। ठीक है,
पहले ये नहीं था कि वाटर पाइपलाइन दूर तक चली जाए। फिर दूसरे थे डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद ने भी कहा सप्त सैंधव के पास में ही आर्यों का मूल निवास था। LD कल्ल जो थे वो कश्मीर, इन्होंने बताया आर्य जो थे वो कश्मीर में निवास करते थे मूलतः। गंगानाथ झा, इन्होंने कहा सरस्वती और द्वैष्टती नदी के किनारे आर्यों का निवास स्थान था। राजबली पांडे ने कहा मध्य देश यानी कि भारत में मध्य जो था, भारत है आपका ये, इसमें इन्होंने क्या कहा, जो ये मध्य एरिया, ये बीच का एरिया, यहाँ पे इन्होंने क्या करा, आर्यों का निवास स्थान बताया। ठीक है। फिर इसके बाद में बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा, बाल गंगाधर ने कहा उत्तरी ध्रुव पर आर्यों का निवास था। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पता होगा आपको, ये है आपका पृथ्वी, पृथ्वी का ये ऊपर यहाँ पे क्या कहलाता है, ये उत्तरी ध्रुव कहलाता है, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो इन्होंने कहा ये उत्तरी ध्रुव पर है। किसने कहा, पंडित बाल गंगाधर तिलक ने कहा। दयानंद सरस्वती ने कहा कि ये तिब्बत के निवासी थे, कि ये मूल निवास इनका कहाँ पे था, तिब्बत में था। ठीक है। डॉक्टर पेंका, प्रियंका नहीं, डॉक्टर पेंका ने कहा ये इनका मूल स्थान जर्मनी था। गाइल्स ने कहा हंगरी था, डेन्यूब था। नेहरिंग व प्रोफेसर गॉर्डन चाइल्ड ने कहा दक्षिणी रूस था। मैक्स मूलर, इन्होंने कहा, इनका ज़्यादातर ऑथेंटिक माना जाता है, मैक्स मूलर ने कहा कि आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया, हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं, तो आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ बताया, मध्य एशिया बताया। वैदिक संस्कृति कैसी थी। अभी आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते समय क्या देखा था कि जो संस्कृति थी, जो वहाँ की व्यवस्था थी, वो कैसी थी, नगरीय व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी, नगरीय। लेकिन जब जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, वैदिक सभ्यता आती है, तो वैदिक सभ्यता में हमें क्या पता चलता है कि वैदिक संस्कृति कैसी थी, ग्रामीण संस्कृति थी। छोटे छोटे गाँवों में लोग निवास करते थे, वहाँ पे शहरों की तरह चमक दमक रौनक नहीं थी। आर्यों को लिपि की जानकारी न होने के कारण वेद श्रवण परंपरा द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचाए जाते थे। उनको लिखने का ज्ञान नहीं था। आर्य जो थे उनको लिखने का ज्ञान नहीं था। तो क्या होता था कि जैसे हमारे दादी बाबा नानी नाना क्या करते थे, हमको कहानियाँ सुनाते थे, तो इस तरह वो लोग क्या करते थे, अपने आने वाली जनरेशन को बताते थे कैसे क्या है। तो मतलब कि वहाँ पे लिखित चीज़ें नहीं पाई गई, उन्होंने मौखिक रूप से अपने आने वाली जनरेशन को चीज़ों को श्रुति मतलब उन्होंने बताया। ठीक है। इसलिए चूँकि ये चीज़ें सुनी गई हैं, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, वेदों को श्रुति भी कहते हैं, श्रुति कहा जाता है। ठीक है। जो सुनी हुई चीज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं, श्रुति भी कहते हैं। तो वैदिक साहित्य को दो भागों में बांट दिया जाता है, एक श्रुति साहित्य और एक स्मृति। श्रुति का मतलब सुना हुआ और स्मृति का मतलब होता है याद, मेमोरी जिसे कहते हो, कि आप पुरानी पिक्चर उठा के देखते हो तो ये क्या कहते हो, मेमोरी, आपको याद आ जाती है पीछे की चीज़ें। तो श्रुति साहित्य क्या होता है, श्रुति साहित्य में वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद आते हैं। ठीक है। ये लंबे समय तक श्रवण परंपरा के माध्यम से चलते रहे, बाद में इनका संकलन किया गया। तो वेदों का पहले ये एक दूसरे से सुन सुन के आगे बढ़ते रहे, बाद में इनका संकलन यानी कि इनका इकट्ठा इनको कहाँ किया गया, वेदों का संकलन किसने किया, कृष्णद्वैपायन व्यास ने किया था। इसीलिए इन्हें वेद व्यास कहे जाते हैं। जो ये देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कृष्ण वेदों के संकलनकर्ता कौन है, कृष्णद्वैपायन व्यास है। ठीक है। कृष्णद्वैपायन व्यास है, इन्होंने वेदों का संकलन किया था, इसीलिए इनका नाम जो है, हम इन्हें क्या कहते हैं, वेद व्यास भी कहते हैं। स्मृति साहित्य, चलिए स्मृति साहित्य क्या है। स्मृति साहित्य दो चीज़ें थी, श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य क्या है,
मनुष्यों द्वारा रचित जिसमें वेदांग, सूत्र तथा ग्रंथ शामिल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्मृति साहित्य कहते हैं। आप एक चीज़ आप धीरे से नोट कर लीजिए आप अपनी कॉपी पे कि स्मृति साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इसमें आता है आपका वेदांग, इसमें आता है आपका वेदांग, सूत्र और ग्रंथ, 3 चीज़ें स्मृति साहित्य में शामिल होती हैं। जबकि श्रुति साहित्य में ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद आते हैं। अभी आपने देखा था कि सबसे पहला, सबसे पुराना, सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? ब्राह्मण वेद था, जो कि श्रुति साहित्य के अंतर्गत आता है। सुनने के बाद एक दूसरे से सुनते सुनते ही आगे हम लोगों तक आज पहुंचा। ठीक है। वेदों की लिपि या भाषा कैसी थी? वेदों की जो लिपि थी वो संस्कृत थी और इनकी वेदों की भाषा संस्कृत और इनकी लिपि कैसी थी? ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है। इनकी वेद कितने वेद हैं? अभी मैंने बताया 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चलिए पढ़ते हैं पहले ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में सरस्वती नदी, सप्त सैंधव प्रदेश यानी कि 7 नदियों का जो प्रदेश कहा जाता था सप्त सैंधव, वहाँ पे सरस्वती नदी के तट पर हुई। किसकी रचना? ऋग्वेद की। इसकी रचना को लेकर विद्वान में काफ़ी मतभेद है, क्योंकि बहुत पुरानी चीज़ें हैं और कई सारी चीज़ें सुनने के बाद तक आई थी, तो मतभेद होना स्वाभाविक है। फिर भी सामान्य तौर पर ऋग्वेद को लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। ऋग्वेद का या वैदिक काल कब से कब तक रहा? वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल कब से कब तक रहा? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ होता है। ठीक है। ऋग्वेद का ईरानी ग्रंथ अवेस्ता काफ़ी समानता है। ऋग्वेद जो है हमारा वेद है, भारत का वेद माना जाता है। जो ईरान है, ईरान में इसी तरह का एक ग्रंथ है अवेस्ता। तो ऋग्वेद के साथ में समानता उसकी की जाती है, उसकी तुलना की जाती है। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भारतीय इंडो यूरोपियन भाषा के 2 प्राचीन ग्रंथ हैं, लेकिन पूरे भारतीय भाषा परिवार में ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है। ऋग्वेद में ही गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम या पहली बार मिलता है, जिसको आज हम लोग कहते हैं हमारा गोत्र ये, हमारा कुल ये, हम इस गोत्र से हैं, हमारा एक गोत्र है। तो हमारे गोत्र शब्द जो है वो कहाँ से मिला? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में कुल कितने? 10 मंडल हैं। 10 मंडल का मतलब जैसे आप अपनी बुक्स पढ़ते हैं उसमें यूनिट होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से उसमें भी 10 पार्ट हैं या 10 मंडल हैं। इसमें और 11 बालखिल्य सहित हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आता है आपका ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, 11 बालखिल्य सहित हैं। ठीक है। सूक्त कितने ऋग्वेद में? सूक्त कितने? 1028 सूक्त हैं और इसमें मंत्र कितने हैं? 10,580 मंत्र हैं, जिसमें 118 दोहराए गए हैं। अतः कुल मिलाकर के 10,462 मंत्र हैं। ठीक। 118 मंत्र रिपीटेड मंत्र हैं, इसलिए पहले जो यहाँ पे 10,580 थे इनकी संख्या घट करके 10,462 हो गई है। चलिए ऋग्वेद में मंडल जो हैं उसमें मंडलों को समझते हैं। मंडल में अंदर है क्या क्या? प्रथम मंडल में क्या है? ऋग्वेद के प्रथम मंडल में क्या है? पहला मंडल क्या कहता है? इस मंडल के कई सूक्त हैं, कई ऋषियों द्वारा मिलकर लिखे गए हैं। इस मंडल में ऋषियों को सतचिन कहा जाता है। जो ऋषि होते हैं उनको क्या कहा जाता है? पहले मंडल में ऋषियों को सतचिन कहा जाता है, जिसमें 20 राजाओं के युद्धों का उल्लेख है। वंश मंडल दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक का वंश मंडल कहा जाता है। पहला मंडल कौन सा हो गया आपका? इसे हम क्या कहते हैं? ऋषियों को सतचिन कहा जाता है इसमें, और इसमें 20 राजाओं के युद्धों का उल्लेख है। जो हमारा 2 से मंडल 2,
3, 4, 5, 6, 7, 2 से 7 मंडल तक हमें क्या कहा जाता है? वंश मंडल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वंश मंडल। और इन ऋषियों के समूह को प्रगाथा कहा जाता है। जो 2 से 7 मंडल हैं, इसमें जो ऋषि मुनि थे, इनका जो समूह था, उनको हम क्या कहते थे? क्वेश्चन आपके ये बनते हैं, प्रगाथा क्या है? प्रगाथा क्या है? प्रगाथा ऋषियों का समूह है, जो कि ऋग्वैदिक काल के वंश मंडल या दूसरे से 7वें मंडल में लिखा हुआ पाया गया है। ठीक है, आ जाइए, नेक्स्ट क्या है? ये देखिए, दूसरा मंडल। दूसरा मंडल क्या है? ये देखिए, मंडल और उनसे संबंधित ऋषि कौन कौन से थे, कौन कौन ऋषियों ने मंडलों को लिखा। दूसरे मंडल को किसने लिखा? गृहस्थ समद ने। तीसरा मंडल विश्वामित्र ने, आपने नाम बहुत सुना होगा। चौथा मंडल वामदेव ने। पांचवा मंडल अत्रि ने। ये सारे हैं, इन्हीं के आप समझते होंगे आपका गोत्र क्या है? विश्वामित्र गोत्र है, अत्रि गोत्र है, भारद्वाज गोत्र है, वरिष्ठ गोत्र है, कर्ण। जो ये ऋषि थे, इन्हीं के उन नामों पर गोत्र जो है वो निकल कर आते हैं आजकल। छठवां भारद्वाज मंडल है, सातवां वरिष्ठ मंडल है, आठवां कर्ण मंडल है और नवां अंगिरा मंडल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 10वां मंडल क्या कहते हैं? 10वां मंडल इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आता है, इस मंडल के ऋषियों को सम्मिलित रूप से महासुक्ता कहा जाता है। दूसरे मंडल में क्या कहा जाता था? प्रगाथा कहा जाता था। और पहले मंडल में क्या कहा जाता था? आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो 10वें मंडल में क्या कहा जाता है? महासूक्ता कहा जाता है, जिसे सूर्य सूक्त, पुरुष सूक्त, नाशदीय सूक्त 10वें मंडल के ही भाग हैं। पुरुष सूक्त क्या होता है? इसमें वर्ण व्यवस्था, ठीक है, वर्ण व्यवस्था प्राचीनतम जानकारी इसी से मिलती है, जिससे पुरुष सूक्त में ही शूद्र शब्द, जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, 4 हमें व्यवस्थाएं मिली वर्ण व्यवस्था। उसमें से शूद्र शब्द का प्रथम बार उल्लेख कहाँ मिला? ये हमें 10वें मंडल में मिला, पुरुष सूक्त के अंतर्गत। इसमें लिखा गया है कि आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण, जो पुरुष था, मुख से कौन निकला? आदि पुरुष थे, उनके मुख से ब्राह्मण निकले, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय, पेट तथा जंघा से कौन निकला? वैश्य निकला, और पैरों से कौन निकला? शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त को ही पुरुरवा उर्वशी संवाद है। 10वें मंडल में ही पुरुरवा और उर्वशी संवाद आपने सुना या देखा होगा, इसमें ये इनका संवाद भी है। अब आ जाइए, नाशदीय सूक्त क्या होता है? नाशदीय सूक्त क्या है? नाशदीय सूक्त, इसमें सबसे पहली बार निर्गुण ब्रह्म एकेश्वर का उल्लेख किया जाता है, जिसमें कृषि संबंधित जानकारी चौथे मंडल से प्राप्त हो जाती है हमें। और गायत्री मंत्र, जिसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तीसरे मंडल। ओम, गायत्री मंत्र क्या है हमारा? ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसे क्या कहते हैं? गायत्री मंत्र। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ये तीसरे मंडल में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सारे दिए गए हैं। 7वां मंडल, 7वें मंडल में क्या है? 7वें मंडल को वरुण को समर्पित है। वरुण देवता हैं हमारे, वरुण देवता को समर्पित है। ठीक है, वरुण देवता किसके देवता हैं आप बताएंगे? इसमें 114 सूत्रों में सोम का वर्णन है। विदुषी महिलाएं लोपमुद्रा, शिक्ता, अपाला, घोषा ने कुछ ऋचाओं की रचना की। विदुषी मतलब बहुत ही विद्वान महिलाएं हुआ करती थी। ये अपाला है, घोषा है, लोपमुद्रा, शिक्ता, इन्होंने कुछ ऋचाओं की भी रचना की। तो समझ लीजिए उस समय महिलाओं का भी बोलबाला था, कितनी पढ़ी लिखी और विद्वान हुआ करती थी वो, जिन्होंने ग्रंथों की रचना कर डाली। और आज की महिलाएं शॉर्ट्स और वीडियोस में अपना टाइम गंवा रही हैं। ऋग्वेद में महिलाओं को क्या कहते हैं? ब्रह्मवादिनी कहा जाता है। अपनी ग्रंथों को जानने के लिए जो ऋग्वेद में महिलाएं थीं, उन्हें क्या कहा जाता था? ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 3 बार, जबकि गंगा का उल्लेख जो है वो सिर्फ 1 बार। जो गंगा नदी हमारी इस समय, हमारे मौजूदा काल में गंगा नदी है, यमुना नदी है, वो उनका नाम गंगा नदी का सिर्फ 1 बार और यमुना नदी का 3 बार
ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है, मतलब उसमें लिखा गया है। इस वेद में सोमरस का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है, जिससे इंद्र को पुरंदर यानी कि किला तोड़ने वाला कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं सारे। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इंद्र का वर्णन सबसे अधिक यानी कि 250 बार किया गया है एवं अग्नि का वर्णन 200 बार किया गया है। तो ये जो था आपका पूरे वेदों से संबंधित था। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। आपने अलग अलग सारे मंडलों को समझा, क्या क्या आता है, इसमें क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। ठीक है, 7वें मंडल में क्या है, दूसरे मंडल में क्या है, या फिर वर्ण व्यवस्था हमें कौन से मंडल से मिली, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट आपके वीडियो में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो ये सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।